Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well, and today we are going to continue our series of Inside IS Daily Current Affair of 9th of October 2020. The topics that we are going to discuss is there are 6 topics that are main specifics and there are 6 topics that are prelim specific. एंड रिगार्डिंग देर इज़ वन नोटिस दैट कि ये जो अभी मैं करंट अफेयर कवर कर रही हूँ, ठीक है, अक्टूबर पूरा मंथ का, तो ये सेम करंट अफेयर जो मंथली कंपाइलेशन होता है ना इनसाइड का, तो ये जो करंट अफेयर वो डेली भेजते उसी को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के वो जो मंथली कंपाइलेशन आता है उसमें बता देते हैं. इसलिए ये जो करंट अफेयर में हम डेली डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सेम करंट अफेयर का जो नोट्स हैं या जो वीडियोज़ हैं आप रेफ़र कर सकते हो मंथली कंपाइलेशन को जब पढ़ते हो उस टाइम पे, ठीक है. तो वो सेम ही होंगे, ठीक है, न्यूज़ भी सेम ही रहने वाले, ठीक है. तो मैं जस्ट सितंबर मंथ का अपलोड कर दूंगी, पर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई एम ओनली गोइंग टू अपलोड द विजन आईएएस का जो रहता है करंट अफेयर का मैगजीन, उसका वीडियो बना दूंगी. और ये जो इनसाइड का मंथली का जो करंट अफेयर होता है वो बस ये डेली करंट अफेयर से ही कवर हो जाएगा. सो ठीक है, बस यही बताना था. एंड लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS2 पेपर. इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड द फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट. न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो रिसेंटली कंटेक्स ऐसा है न्यूज़ का, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अप्रूव किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ है $741 मिलियन इंडिया के लिए, ठीक है. इतने मिलियन डॉलर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव मिला है न्यू डेवलपमेंट बैंक का. अभी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में जानते हैं. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक मल्टीलैटरल डेवलप्ड बैंक है, ठीक है. मल्टीलैटरली इसको डेवलप किया गया है और वो ऑपरेट की जाती है बाय द ब्रिक्स कंट्री, ठीक है. ब्रिक्स कंट्री अभी कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है वहाँ पे? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है. ये इन सारे जो कंट्रीज़ है ये इस बैंक को ऑपरेट करते हैं, ठीक है. अभी देखा जाए तो ये जो बैंक है इसका जो अप्रूवल है, ठीक है, ये एग्री कब हुई थी? ब्रिक्स लीडर्स ने एग्री की थी जब ब्रिक्स की 5th समिट हुई थी, ठीक है. ब्रिक्स की 5th समिट जब हुई थी दुरबान में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 2013 को, उसके बाद ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सेटअप हुआ था. और मतलब ये जो एग्री की थी 2013 में और इस्टेब्लिश हुई 2014 में, ठीक है, जब 6th सबमिट हुई थी एट फोर्टालिज़ा ब्राज़ील में, ठीक है. इस यहाँ पे एग्री हुई, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, मतलब 14 में इस्टेब्लिश हुई और एग्री की गई थी 13 में, ठीक है. मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया बताते हुए पहली बार. सो अभी इसका क्या है, बैंक क्यों सेटअप की गई है? इट इज़ सेटअप टू फोस्टर अ ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन अमॉन्ग द 5 इमर्जिंग मार्केट, ठीक है. हम जैसे जानते हैं ये जो 5 कंट्रीज़ है, ठीक है, ब्रिक एक्ट एज एक बहुत इमर्जिंग मार्केट करके एक्ट होते हैं. तो इसके वजह से इनका जो है, ठीक है, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कॉपरेशन प्रॉपरली हो, इसको फोस्टर करने के लिए इस बैंक का सेटअप किया गया है. इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है. 2018 में क्या हुआ, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है हैज़ रिसीव्ड अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है. यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो उनको मिल गया. एंड इस्टेब्लिशिंग फर्म बेस्ड फॉर एक्टिव एंड फ्रूटफुल कोऑपरेशन विद इन ह्यूमन, ठीक है. तो ये अगर उनको जब ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया, इससे क्या हो गया, एक एक्टिव और फ्रूटफुल कॉपरेशन जो मिला है यूएन का उनको मिला है, ठीक है. ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको अगर देखा जाए इनकी वोटिंग सिस्टम कैसी होती है, ठीक है. इसमें जो वोट्स होते हैं वो कैसा होता है, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है उसमें क्या होता है, जिसका जितना कैपिटल शेयर हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में जितने कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जिसका जितना कैपिटल शेयर हो उसके अकॉर्डिंग उसका वोट दिया जाता है, ठीक है, वोट असाइन होता है. पर ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ है इसमें, तो उनका जो वोट है 1 वोट असाइन किया जाता है, ठीक है, उनको. मतलब एंड कोई भी ऐसा वीटो पावर नहीं रहती, स्पेशल वीटो पावर नहीं रहती जैसे वर्ल्ड बैंक के केस में रहती है. एक मतलब कैपिटल शेयर पे वोट बेसिस होता है, ठीक है. पर यहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 1 वोट ही असाइन किया जाता है, ठीक है. रूल एंड फंक्शन देखा जाए तो बैंक विल मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द ब्रिक्स, ठीक है. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको एक मोबिलाइज करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए
इसका इमर्जन हुआ है, ठीक है, इसका एक मेन रोल है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे जानते हैं इन सब का जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये कहा कि किसके लिए यूज़ होगा, जो भी मल्टीलैटरल हो या रीजनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे बस यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक फिगर दिया है, जहाँ पे दिया है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के लीडर्स, ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको बोलते हैं, ठीक है, लीडर्स ऑफ अ बिग इमर्जिंग मार्केट नेशन लॉन्च द डेवलपमेंट बैंक एंड द करेंसी रिजर्व पूल इन द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप टूवर्ड्स शेपिंग द वेस्टर्न डोमिनेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बिग स्टेप जो फॉर रीशेपिंग द वेस्टर्न डोमिनेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर इनिशियल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे दिया है कि कितना कंट्रीब्यूशन था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ब्रिक्स में क्या क्या कंट्रीज़ है, ये डेवलपमेंट बैंक का एम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है ज्ञान सर्कल वेंचर, ठीक है, ये GS3 के पार्ट की न्यूज़ है। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ज्ञान सर्कल वेंचर। तो ये ग्रैंड सर्कल वेंचर क्या है, ज्ञान सर्कल वेंचर, ठीक है, तो ये दे आर द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस इंक्यूबेटर है जो फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू, इसको फंड किया जाता है एंड इट इज़ लीड बाय जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिरसिटी, चित्तौर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो IIT है, ठीक है, IIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके थ्रू ये लीड किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है ज्ञान सर्कल वेंचर, इसके कुछ की फीचर्स देखा जाए तो ये सर्कल विल फंक्शन एज ए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, ये जो ग्रैंड वेंचर है, ठीक है, ग्रैंड सर्कल वेंचर है, ये फंक्शन करेगा किसकी तरह, एक टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन की तरह, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरह, ठीक है, टाइप 2.0, ठीक है, इसको बोलते हैं। एंड दे विल सर्व एज अ हब फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द वेरियस फेजेस वाया इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटरिंग, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, ये जो ग्रैंड सर्कल वेंचर है, ये कहीं ना कहीं जो भी इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और ये सपोर्ट किस फॉर्म में रहेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प हो गई या मेंटरिंग के फॉर्म में ये उनको हेल्प करेगा, ठीक है, ज्ञान सर्कल वेंचर। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन POPS। अभी ये क्या है, पहले न्यूज़ बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये POPS क्या है और ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन क्या है। पहले न्यूज़ ऐसा है कि रिसेंट में कंटेक्स्ट ऐसा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है रेटिफिकेशन ऑफ अ 7 केमिकल लिस्ट अंडर द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, परसिस्टेंट मतलब जो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट। तो इसको अभी क्या बोला है कि 7 जो केमिकल है उसको रेटिफिकेशन मिला है यूनियन गवर्नमेंट से। अभी ये 7 जो केमिकल है उसको किसने रेटिफिकेशन दिया है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने दिया है, तो पर्टिकुलरली किस मिनिस्ट्री से दिया है, ठीक है, तो वो देखा जाए द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो डेलीगेटेड इट पावर टू रेटिफाई द केमिकल अंडर द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन टू द एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, ठीक है, इनको भी जो रेटिफिकेशन का जो पावर वगैरह है, ठीक है। अभी कौन से केमिकल्स को दिया है, जहाँ पे मैंने बोला कि 7 केमिकल को ये लिस्ट में डाला गया है, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की लिस्ट में, ठीक है। मैं बताती हूँ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है, जस्ट अ मिनट, पहले मैं ये नाम बता देती हूँ, ठीक है, ये कौन से 7 केमिकल को मिला है। पहला है क्लोरोडिनोकोन, सेकेंड है हेक्साब्रोमा बायोफिलीन, नेक्स्ट इज हेक्साब्रोमा डाइफिनाइल ईथर एंड हेप्टाब्रोमा डाइफिनाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेट्राब्रोमा डाइफिनाइल ईथर एंड पेट्राब्रोमा डाइफिनाइल ईथर। नेक्स्ट इज पेंटाक्लोरोबेंजाइन, हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडेकेन एंड हेक्साक्लोरो ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये 7 केमिकल्स को जो मिला है POPS के लिस्ट में। अभी क्या हुआ है, अभी बेनिफिट कैसा है इंडिया को, इसका जो बेनिफिट है वो कैसा है इंडिया को, तो देखा जाए तो बेनिफिट फॉर इंडिया द रेटिफिकेशन प्रोसेस विल
enable India to access global environment facilities, financial resources in updating the national implement plan. तो जो रेटिफिकेशन के प्रोसेस से क्या होगा, तो इंडिया इनेबल हो जाएंगी टू एक्सेस द जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसके इसके लिए जो इंडिया इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPS क्या है, तो ये साइन हुआ था 2001 में, और इसका इफेक्ट मतलब ये केम इनटू इफेक्ट इन द 2004 में, ठीक है, 90 days आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय द लीस्ट या 50 सिग्नेटरी स्टेट। एम क्या है इनका, एम है टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड द यूज़ ऑफ अ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जो भी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उसका मतलब क्या है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना या उसको एलिमिनेट करना, ये उनका मेन एम है, ठीक है। अभी POPS क्या है, जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल, मैं तब से बोल रही हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। तो वो है कि 1995 में Governing Council of a United Nations Environmental Program called the Global Action to take on the POPS, which is defined as chemical substance that persists in the environment, bioaccumulate through the food web, and pose a risk ऑफ कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादा टाइम तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। उनका जो बायो एक्यूमुलेशन होता है वो फूड वेब के वजह से होता है, और इसके वजह से क्या है, ये ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम के वक्त रहने की वजह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्क कॉज करता है या एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमन लाइफ में एंड अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं ये, ठीक है। अभी यूनिकनेस क्या है इसकी, POPS आर लिपोफिलिक। लिपोफिलिक क्या होता है, दे आर एक्यूमुलेटेड इन द फैटी टिश्यू ऑफ अ लिविंग एनिमल एंड ए ह्यूमन बींग, ठीक है। ये लिपोफिलिक मतलब क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, जो फैट टिश्यूज़ होते हैं ऑफ अ लिविंग एनिमल्स एज वेल एज अ ह्यूमन बींग। इन अ फैटी टिश्यू द कंसनट्रेशन आर कैन बींग मैग्नीफाइड बाय अप टू 70,000 टाइम्स हायर दैन द बैकग्राउंड लेवल, ठीक है। जो फैटी टिश्यू में जो है उनका कंसनट्रेशन बहुत इट हैज़ मैक्सिमाइज्ड वो ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, फैटी टिश्यू में उनका जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इट बिकम मैग्नीफाइड बाय अप टू 70 टाइम हायर दैन द बैकग्राउंड लेवल, ठीक है। एज यू मूव अप द फूड चेन द कंसनट्रेशन ऑफ अ POPS टेंड टू इंक्रीज सो दैट द एनिमल एट द टॉप ऑफ द फूड चेन सच एज फिश, predator birds, mammals and the human tend to have a greater concentration of this chemical, ठीक है। ये जो है जो फूड चेंज पता है हमको, फूड चेंज होती है, जैसे अभी ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास में ग्रास ऑफर होता है, ठीक है, ये ग्रास ऑफर हो गया, ठीक है। ग्रास ऑफर को कौन खाता है, फिर कोई रैट वगैरह खाती है उसको, ईगल वगैरह खाती है, ठीक है। ये जो एक कंप्लीट जो साइकिल है फूड चेन है हमारी, ठीक है, ये जो फूड चेन है, तो ये फूड चेन का जो टॉप ये होता है, टॉप मैमल होता है या टॉप एनिमल होता है, तो वो जो है उनमें जो कंसनट्रेशन होता है POPS का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे हमने पहले बताया है कि जो POP का जो कंटेन है वो ऐसा केमिकल है जो ज़्यादा टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है, और उसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी 12 इनिशियल POPS अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर में कुछ 12 इनिशियल जो POPS हैं वो कौन से हैं वो बताती हूँ। वो 3 कैटेगरी में इनिशियली डिवाइडेड है। पहला है पेस्टिसाइड में एड्रीन, क्लोरोडीन, DDT, ड्राइएड्रीन, इंड्रीन, हेप्टाक्लोरो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मिरेक्स एंड टोक्साफेमिन, ठीक है। ये पेस्टिसाइड्स के अंदर आते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल में देखा जाए तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरोनेटेड बायफिनाइल, एंड बाय प्रोडक्ट में देखा जाए तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरोनेटेड डाइबेंजाइल P डाइऑक्सीन एंड पॉलीक्लोरोनेटेड डाइबेंजोफ्लोरेन, ठीक है, एंड PCB, ठीक है। ये सब जो आते हैं जो इनिशियली पहले, अभी तो 7 को अभी मिला है ना रेटिफिकेशन, उसके पहले भी कुछ ना कुछ होंगे POP सब्सटेंसेस में, तो ये जो 7 ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये है यहाँ पे, ठीक है। Since then, additional substances such as carcinogenic polycycle aromatic hydrocarbon and certain bromomatic flame retardant as well as organometallic compounds such as the tributylene
हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है। उसके ये तो पहले ऐड थी इनिशियली, ठीक है, 12, पर उसके बाद ना काफ़ी सारे ऐड होते गए इस सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे कार्सोजेनिक जो कैंसर कॉजिंग पॉलीसाइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, उसके साथ साथ जो ब्रोमीमेटेड फ्लेम रिटर्डेंट है उसके जैसे काफ़ी सारे ऐड होते गए। सोर्स क्या है अभी POPS का, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। तो देखा जाए तो इम्प्रॉपर यूज़ और डिपोजल ऑफ एग्रो केमिकल एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ठीक है। जो एग्रो केमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल का इम्प्रॉपर डिपोजिशन एक मेन रीजन है या सोर्स है, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड कंबशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर का एलिवेशन, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट द कंबशन प्रोसेस से भी जो POP जो है एक मेजर सोर्स मतलब रिलीज होता है उससे, ठीक है। अनवांटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और कंबशन, ठीक है। अनवांटेड बाय प्रोडक्ट जो होते हैं डिपोजिट होते हैं, ठीक है, उनके वजह से भी जो है POP जो है वो इंक्रीज होता है या वो भी ज़्यादा एक सोर्स है बोल सकते हैं, ठीक है। इज लीगली बाइंडिंग, yes, Article 16 of a convention required that effectiveness of a measure adopted by the convention is evaluated in the regular interval, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो है इस कन्वेंशन का, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का, तो उसमें दिखाई है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी मेजर्स है उसको इफेक्टिवली मतलब उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है, इफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अदर कन्वेंशन जो POPS से डील करते हैं और देखा जाए तो कन्वेंशन ऑन अ लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, एक, और प्रोटोकॉल ऑफ अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये जो है ये सारे डील करते हैं। डिफरेंट जो कन्वेंशन है जो POPS से डील करते हैं। सॉरी, और मैंने ऊपर में POPS का मीनिंग बताया मतलब फुल फॉर्म बताते हुए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोला था, पर ये पोल्यूटेंट है, ठीक है। मैंने अभी कुछ डिस्कस करते वक्त बोला था, मुझे अभी याद आया, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है हैज़ डायरेक्टेड, उन्होंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, ये 4 स्टेट को बोला है कि जो वो इम्प्लीमेंट करे जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, ठीक है, अंडर द वेरी पुअर एंड सीवियर कैटेगरी एयर क्वालिटी ऑफ अ ग्रेडेड एक्शन प्लान रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। तो उन्होंने जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसके अंडर में जो एयर पोल्यूशन के रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स है उसको जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने को कहा है, ठीक है। तो मैंने कल की न्यूज़ में अगर किसी ने अगर मेरा कल का रेफर किया होगा तो उनको पता होगा कि वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी क्या होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हमने कल ही एयर क्वालिटी इंडेक्स देख दिया था, तो आप वो वहाँ से देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करनी है, इसलिए मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और ये कैटेगरीज क्या है वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे रेफर कर देना। तो अभी रिसेंट की न्यूज़ देखा जाए तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, ठीक है। अभी ये क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में, और ये प्रिपेयर किसने प्लान प्रिपेयर किया है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी उन्होंने प्रिपेयर किया है। ये वर्क ऑन द इमरजेंसी मेजर भी कहाँ में ये वर्क करती है, एज द प्लान डज नॉट इंक्लूड एक्शन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट टू टेक थ्रू आउट द ईयर टू टैकल इंडस्ट्रियल व्हीकुलर एंड कंबंशन इमिशन, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्शन जो है, ठीक है, ये जो प्लान है वो इमरजेंसी मेजर्स ही लेता है, पर जो भी जो एक्शंस होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है थ्रू आउट द ईयर लेती है और टैकलिंग द पोल्यूशंस हो, ठीक है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन हो या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या कंबशन इमिशन हो, ठीक है, इस टाइप में जो है वो इसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। ये भी बात याद में रखिए, ठीक है, कि इट डज नॉट इंक्लूड दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, यहाँ पे दिया है। एंड नेक्स्ट इज व्हेन द एयर क्वालिटी शिफ्ट फ्रॉम पुअर टू वेरी प्योर, द मेजर लिस्टेड हैज़ टू बी फॉलोड सिंस द प्लान इज़ इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो ये जो एयर क्वालिटी शिफ्ट जो हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी पुअर टू वेरी पुअर तब जब जाता है, ठीक है, तब जो मेजर्स है वो लिस्टेड वो मतलब लेते हैं। एंड द ओवरऑल प्लान ओवरव्यू देखा जाए प्लान का, तो प्लान रिक्वायर्ड एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग 13 एजेंसीज इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। जो NCR रीजन है उसके 13 एजेंसीज के अंडर आती है, ठीक है, जो प्लान एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते वक्त, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड एट द हेड ऑफ द टेबल ऑफ EPCA मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ एनी मेजर्स EPCA होल्ड अ मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल NCR स्टेट, ठीक है, जो भी NCR स्टेट के अंडर आते हैं तो सारा जो भी मेजर्स लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है, EPCA जो है वो मीटिंग होल्ड करते हैं और जो भी एक्शन प्लान है उसके बारे में बाद में वो फर्दर जो डिस्कशन है वो लिया जाता है और बाद में वो अप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। पोल्यूशन वॉच देखा जाए
तो देखा जाए तो यहाँ पे दिया है कि कौन से जो पोल्यूटेंट है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं। तो एयर क्वालिटी जो है मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सेवियर और वेरी सीवियर और द इमरजेंसी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू पुअर रहता है तो जो पोल्यूटेंट है, काफ़ी सारे पोल्यूटेंट इंक्लूड है, जैसे PM25 है, सॉरी PM2.5 है, PM10 है, ठीक है। ये सब का इंक्रीमेंट हो जाता है। स्टेप क्या है, अब जब मॉडरेट टू पुअर तक जब रेंज आती है एयर क्वालिटी की, तो उसमें क्या होता है, स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे बैन ऑफ अ गार्बेज बर्निंग इन द लैंडफिल, रेगुलेटिंग ब्रिक कीन एंड इंडस्ट्रियल कॉसिंग पोल्यूशन, ठीक है। ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अभी जब वेरी पुअर में होता है एयर क्वालिटी का इंडेक्स, तो उस टाइम में क्या होता है, उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाता है। जो 2.5 जो PM है, पर्टिकुलर मैटर 2.5, और PM10 जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और स्टेप क्या लिए जाते हैं, जो बैन करते हैं डीजल जनरेटर, इन्हांस पार्किंग फीस बाय 3 to 4 टाइम, इंक्रीज द बस एंड द मेट्रो रेल फ्रिक्वेंसीज। अभी जब नेक्स्ट है सीवियर, और क्या है, बैन यूज ऑफ अ कोल फायर इन द हॉस्टल एंड ओपन स्टेज। तो बाद में सेवियर जब रहता है, ठीक है, तो क्लोज करते हैं ब्रिक क्लीन जो होते हैं, हॉट मिक्स प्लेट्स एंड स्टोन क्रशेस, शट डाउन बंदरपुर प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। ऐसे काफ़ी स्टेप लीजिए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्या स्टेप लेते हैं, आपका आंसर्स लिखते वक्त आप ये कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन करना, उसके साथ साथ ऑड इवन स्कीम को लगाना, ऐसे काफ़ी सारे जो इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हु इज़ डिक्लेयर एज अ फॉरेनर, डिक्लेयर फॉरेनर। तो कंटेक्स्ट क्या है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बताया है, पीपल डिक्लेयर एज अ फॉरेनर कैन नॉट बी कीप इन द जेल, ठीक है, दैट सर्व एज अ डिटेंशन सेंटर, ठीक है। जो भी बता है कि जो पर्सन ने अपनी नेशनलिटी प्रूफ नहीं की है, उसको एज अ फॉरेनर करके डिक्लेयर करके उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बट डिटेंशन सेंटर जो है वो जेल के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो पर्सन है उनके बेसिक ह्यूमन राइट या ह्यूमन डिग्निटी कहीं ना कहीं डिप्राइड रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, द कोर्ट हैज़ इशू नोटिस, उन्होंने नोटिस इशू किया है आसाम गवर्नमेंट को कि वो सबमिट करे एक रिपोर्ट टू टेक अ स्टेप दैट डिटेंशन सेंटर शुड बी आउटसाइड द जेल प्रीमाइसेस। तो जेल प्रीमाइसेस के आउटसाइड डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, ऐसा कोर्ट ने बोला है आसाम गवर्नमेंट को। एंड हायर एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस हायर करो, और इफ़ सुटेबल गवर्नमेंट अकोमोडेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। ये गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो ये डिटेंशन सेंटर के लिए मतलब वो अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा बोला है, ठीक है। हु इज़ डिक्लेयर एज अ फॉरेनर, भी फॉरेनर कौन है, ठीक है, डिक्लेयर फॉरेनर या DF उसको बोलते हैं। तो इट इज़ अ पर्सन मार्क बाय द फॉरेन ट्रिब्यूनल, या फॉरेन ट्रिब्यूनल टू मार्क किए जाते हुए हैं, जो फेल होते हैं अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने को, ठीक है। सिटीजनशिप प्रूव देयर सिटीजनशिप आफ्टर द स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग मार्क हिम और हर एज ए इलीगल माइग्रेट, ठीक है। इलीगल माइग्रेट उनको मार्क किया जाता है एज ए स्टेट पुलिस बॉर्डर की तरफ से, ठीक है, बॉर्डर विंग की तरफ से। और वो अगर अपनी सिटीजनशिप जब प्रूफ नहीं करते, उसको तब फॉरेन जो ट्रिब्यूनल है वो उनको डिक्लेयर फॉरेनर करके बोलते हैं, ठीक है। अभी फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या है, 1964 में गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर लाया था। इसका कंपोजिशन देखा जाए तो एडवोकेट नॉट बिलो एज ऑफ अ 35 ऑफ एज विद एटलीस्ट 7 years ऑफ अ प्रैक्टिस, और द रिटायर्ड जुडिशरी ऑफिसर फ्रॉम द आसाम जुडिशरी सर्विसेज, और रिटायर्ड IAS और ACS ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉशियस जुडिशरी वर्क। तो ये जो होता है इनका कंपोजिशन होता है, ठीक है। ये कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, ये जस्ट स्टैटिक है, ठीक है। हु कैन सेटअप दिस ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कौन सेटअप करता है, जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, हैज़ अमेंडेड द फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का, एम्पावर किया है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू सेट अप अ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, DM होता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो सेटअप करेगा कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिब्यूनल हो, जुडिशरी ट्रिब्यूनल या जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसको, ठीक है। ये अमेंडमेंट ना 1964 का जो फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट लाके ये डाला गया था, ठीक है। अर्लियर द पावर टू कंस्टिट्यूट ट्रिब्यूनल और वेस्ट ओनली इन द सेंटर, ठीक है। पहले तो सिर्फ सेंटर के पास से पावर थी, पर जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट लाया था इस एक्ट में 1964 के जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के एक्ट में, तो बाद में जो है DM को भी जो पावर दी गई है, ठीक है। हु कैन अप्रूव, अभी अप्रूव कौन जाता है, हु कैन अप्रोच द अमेंडमेंट ऑर्डर फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 2019 वॉज एम्पावर्ड इंडिविजुअल टू अप्रूव द ट्रिब्यूनल, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम उस ट्रिब्यूनल को अप्रूव कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अर्लियर ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को मूव टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द सस्पेक्ट, ठीक है। पहले क्या था, जो भी सस्पेक्ट था, ठीक है, जो भी इनलीगल माइग्रेंट करके उसको पर्टिकुलर पर्सन को सस्पेक्ट था वो, तो उसको क्या करता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ही जाना पड़ता था ट्रिब्यूनल के पास। पर अभी 2019 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो भी ट्रिब्यूनल पे जाने वाला पर्सन है वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ही वो जाए।
अभी नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ टीआरपी, वाई वॉज इट मैनिपुलेटेड। अभी टीआरपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है क्योंकि मुंबई पुलिस जो है उन्होंने हैज़ अलीग द 3 टेलीविज़न चैनल आर इन्वॉल्विंग इन मैनिपुलेटिंग टीआरपी। तो टीआरपी के मैनिपुलेशन के लिए मुंबई पुलिस ने कहा है कि 3 टेलीविज़न चैनल ने मैनिपुलेट किया है, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी टीआरपी क्या है, टारगेट रेटिंग पॉइंट है, ठीक है, कि समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ मैट्रिक यूज बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू इवेलुएट व्यूवरशिप, ठीक है। जो व्यूवर्स होते हैं, व्यूवर्स कितना टाइम वो पर्टिकुलर चैनल पे बिताते हैं, ठीक है, इन सब का जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एक उसका जो एक ये निकालती है, ठीक है, एक बेस निकालती है, उसकी मार्किंग निकालती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टारगेट रेटिंग पॉइंट। टीआरपी रिप्रेजेंट हाउ मेनी पीपल फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी, सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी वाले पीपल कितना टाइम वो चैनल को वॉच करते हैं, ये ठीक है। और पर्टिकुलर चैनल को, पर्टिकुलर जो भी शो चलता रहे उसको जो है टीआरपी रिप्रेजेंट करता है। हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। इंडिया में क्या होता है, टीआरपी रिकॉर्ड किया जाता है जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। किसके यूज़ के थ्रू, जो बारोमीटर होता है, बारोमीटर थ्रू वो जो है वो मेजर किया जाता है। और ये सब बारोमीटर क्या होता है, ये इंस्टॉल होता है टेलीविज़न में, जो भी टेलीविज़न होते हैं इन द सिलेक्टेड हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड में नहीं होता है, जो सिलेक्टेड हाउस होल्ड के इसमें वो जो बारोमीटर होता है वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर डाटा देखा जाए तो 44,000 हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री में जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इंस्टॉल किया गया है बारोमीटर, ठीक है। बिसाइड ऑडियो वाटरमार्क आर एम्बेडेड इन द वीडियो कंटेंट प्रायर टू द ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के पहले क्या होता है कि ऑडियो जो वाटरमार्क है वो एम्बेड होता है वीडियो कंटेंट में, पर वो जो वाटरमार्क होता है वो ऑडिबल नहीं होता है ह्यूमन ईयर को, और बट वो क्या होता है, वो डिटेक्ट किया जाता है या डिकोड किया जाता है, जो भी एक प्रॉपर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ना उसको डिटेक्ट किया जाता है। और वो जो डिटेल्स है, ठीक है, एज व्यूइंग डिटेल आर रिकॉर्डेड बाय द बारोमीटर, ठीक है, जो बारोमीटर है उससे वो जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, वाई दिस रेटिंग आर इम्पॉर्टेंट। अभी ये रेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग द रेटिंग डाटा द रेटिंग आर असाइंड टू वेरियस प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन, ठीक है। तो ये रेटिंग जो टीआरपी है हर एक प्रोग्राम होता है, डिफरेंट प्रोग्राम को उसकी एक रेटिंग दी जाती है, ठीक है। ऑडियंस कितना टाइम वहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। और टेलीविज़न रेटिंग से हमें पता चलता है कि कितने जो व्यूवर्स है वो इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलर प्रोग्राम से, ठीक है। अगर अच्छी रेटिंग रही तो ऑब्वियसली हम क्या होगा, मतलब अच्छी अगर टीआरपी रही, ठीक है, तो हम मतलब समझ आ जाता है कि वो शो अच्छा चल रहा है। अगर टीआरपी बुरी रही तो वो बोला जाता है कि वो शो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट रेटिंग विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच मे नॉट बी रियली पॉपुलर वाइल गुड प्रोग्राम मे बी लेफ्ट आउट, ठीक है। अगर इनकरेक्ट रेटिंग रही, ठीक है, अगर एक्स की अगर करेक्ट रेटिंग हो और वाई की नहीं हो, ठीक है, पर अगर इनकरेक्ट रेटिंग प्रोवाइड की गई, ठीक है, तो देखा जाए तो एक्स का प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है पर इसकी रेटिंग कम है क्योंकि वाई ने मतलब वाई वाले प्रोग्राम का मैनिपुलेशन करके कुछ टीआरपी इनका बढ़ा दिया, तो एक्स अच्छा प्रोग्राम तो चले जाएगा ना। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा जो प्रोडक्शन होता है प्रोग्राम का तो वो तो चले जाएगा। तो एक हम बोल सकते हैं पॉइंट, ठीक है। बिसाइड टीआरपी आर द मेन करेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट टू डिसाइड विच चैनल टू एडवर्टाइज बाय द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट, ठीक है। कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। टीआरपी का आर द मेन करेंसी जो है, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजिंग। एंड नेक्स्ट इज हाउ कैन टीआरपी डाटा बी रिग्ड, ठीक है। टीआरपी डाटा कैसे रिग्ड होता है इसका देखा जाता है। इफ द ब्रॉडकास्टर कैन फाइंड द हाउस होल्ड यूज डिवाइस एंड इंस्टॉल्ड दे कैन आइदर ब्राइड देम टू वॉच देयर टेलीविजन, ठीक है। तो कैसे इसका मतलब किस तरीके से यह जो टीआरपी का डाटा रिग किया जाता है, तो जो हाउस होल्ड है उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर बोल सकते हैं कि उनको ब्राइड वगैरह दे के क्या बोल सकते हैं कि तो आप हमारा प्रोग्राम देखो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एंड आस्क द केबल ऑपरेटर और द मल्टीपल जो सिस्टम ऑपरेटर होते हैं उनको बताते हैं कि वो चैनल में भी मेक इट अवेलेबल टू द लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज को मतलब जब टेलीविजन स्विच ऑफ हो तो उसको एक लैंडिंग पेज पे उसको रख दो, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। इसके ना कहीं क्या होता है टीआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड हाउस होल्ड है तो उनको क्या किया जाता है, एक किसी तरीके से उनका मैनिपुलेशन किया जाता है, जो भी प्रोग्राम का टीआरपी का मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ BARC। अभी BARC क्या है, इट इज़ ए इंडस्ट्री बॉडी जॉइंट ओन्ड बाय एडवर्टाइजर एंड एजेंसी एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग
ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और एडवर्टाइज़र और एजेंसी थ्रू ये जो है उनके हो जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन थ्रू ये जो है इसका सेटअप हुआ है। और ये क्रिएट हुआ था 2010 में। INB मिनिस्ट्री, ठीक है, अब नोटिफाई करती है जो भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, पॉलिसी गाइडलाइन रहते हैं TRP टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी के इंडिया का, वो उनको नोटिफाई करती है, ठीक है। एंड नाउ फैक्ट फॉर फिल्म्स, अभी कुछ फैक्ट से फिल्म से रिलेटेड, तो वो है वर्ल्ड कॉटन डे। तो वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अक्टूबर 2020 को। दिस इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है विद द कोलैबोरेशन काफ़ी सारे सेक्रेटरीट के साथ। तो अभी कौन से यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इनके थ्रू ये कोलैबोरेशन के साथ ये इवेंट लिया जाता है। अगर these events stem from the Cotton Force official application from the regulation of a World Cotton Day by the United Nations General Assembly. Cotton 4 countries क्या है? Cotton 4 countries क्या है? Cotton 4 countries में है बेरिन, बुर्किना फासो, चांद एंड माली, ठीक है। ये कॉटन 4 कंट्रीज़ बोला जाता है, ठीक है। इनका ऑनलाइन क्या होता है, ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इनके इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। एंड फर्दर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड कॉटन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। की पॉइंट देखा जाए तो ऑन द ओकेजन जो वर्ल्ड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन के लिए फर्स्ट एवर एक लोगो और एक ब्रांड लॉन्च किया है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। नाउ इंडियन प्रीमियम कॉटन विल बी नोन एज अ कस्तूरी कॉटन। तो इंडियन प्रीमियम कॉटन महंगा उसको कस्तूरी कॉटन करके बोला जाएगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल रिप्रेजेंट वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड द इंडियननेस, ठीक है। ये सारे जो है कस्तूरी कॉटन जो है ब्रांड वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये सारे फीचर्स। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ अ कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का इन वर्ल्ड में। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 6 मिलियन टन ऑफ अ कॉटन जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है। अगर देखा जाए वर्ल्ड का कॉटन कंटेंट से तो ये 23% है वो कॉटन जो है इंडिया की तरफ से ही होता है। तो इंडियन कॉटन फॉर अकाउंट 51% ऑफ अ टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन ऑफ अ वर्ल्ड, 51% जो है ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, उसको। एंड विच डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियन इफर्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है द इंडियन इफर्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे दिया है डाटा दिया है कि कितना रीजन में कितना कॉटन हुआ है। तो 2019 में इंडिया का ऑल ओवर कॉटन देखा जाए तो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द 2018-19 के टाइम पे, ठीक है। 2019-20 में ज़्यादा था। नेक्स्ट इज ए रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स हमें जैसे जानते हैं एक स्पेशलाइज विंग है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है, ठीक है। वो रेज्ड हुई थी, इट वॉज रेज्ड इन अक्टूबर 1992। इनका मेन रोल क्या है, जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिवॉर्ड वाली सिचुएशन हो चाहे क्राउड कंट्रोल हो, रेस्क्यू हो या रिलीफ ऑपरेशन हो, ठीक है, इन सारे अनरेस्ट सिचुएशन में टाइम में उनको डील करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स होती है। इनका मेन मोटो क्या है, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद द सेंसिटिव पुलिसिंग, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद द सेंसिटिव पुलिसिंग इनका मेन मोटो है। इसमें क्यों था, इनकी 28 एनिवर्सरी थी ऑफ अ रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल बारकोड ऑफ अ लाइफ, ठीक है, IBOL। अभी ये क्या है, द मिशन ऑफ इंटरनेशनल बारकोड ऑफ अ लाइफ इज टू यूनाइट DNA बारकोडिंग रिसर्च एज अ ग्लोबल साइंस, ठीक है। जो DNA बारकोडिंग रिसर्च को एज अ ग्लोबल साइंस, ठीक है, इसको यूनाइट करने के लिए जो इंटरनेशनल बारकोड ऑफ अ लाइफ एक मिशन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दो द रिसर्च अलायंस स्पैनिंग 26 nation with a varying level of investment and responsibility, IBOL is successfully extending the geographical and a taxonomic coverage of the barcode of a life data system, ठीक है। बोल्ड इसका मतलब देखा जाए तो ये 26 नेशन का को इंक्लूडेड ये एक मिशन है, ठीक है। पर जो IBOL है उसका जो एक्सटेंड है, ठीक है, उनका जो सक्सेसफुली एक्सटेंड हुआ है जोग्राफिकल एंड वेरियस उनको कवरेज जो मिला है काफ़ी सारे एरियाज़ में, उसके साथ साथ उनको कवरेज मिला है कहाँ पे, बार कोड ऑफ अ लाइफ डाटा सिस्टम में, ठीक है। अभी ये क्या है, 2010 में क्या हुआ था, IBOL has meet it key target for a phase 1 record for 500k species, 1000 मतलब 500k मतलब 1000, ठीक है, species were added to the bold through this international cooperation। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग इतने जो स्पीशीज़ है ये इसमें अंडर डाले थे बारकोड ऑफ अ लाइफ डाटा सिस्टम के अंदर, ठीक है। द ओवरऑल टास्क ऑफ अ
IBOL researcher is to collect and curate specimen and organize the DNA sequence into the reference library used for the global species identification. तो ये क्या करते हैं, इनका मेन क्या है इस रिसर्चर का, तो जो भी DNA सीक्वेंसिंग होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब स्पीशीज़ जो होते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन होकर उसको कलेक्ट करना, ठीक है, और DNA उसका सीक्वेंसिंग करके एक कीप इट एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी सो दैट इट कैन बी यूज एज अ ग्लोबल स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब ये कैसी की जाती है, तो अननोन ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका DNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद बारकोड फ्रेगमेंट किया जाता है, उसके बाद DNA सीक्वेंसिंग की जाती है, ठीक है, एंड उसको हम DNA बारकोड भी बोलते हैं। बारकोड का डाटाबेस लिया जाता है, उसको मैच किया जाता है और आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ ने, ठीक है। इस तरीके से ये जो बारकोडिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। ये बहुत अच्छे से ये फिगर थ्रू दिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने अभी रीड कर दिया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नोबल लिटरेचर प्राइज़, अभी नोबल प्राइज़ का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे नोबल प्राइज़ डिस्कस किए भी हैं मैंने न्यूज़ में, ठीक है, फिजिक्स वाला हो गया, केमिस्ट्री वाला हो गया, तो इस बार क्या है लिटरेचर में दिया गया है। तो अमेरिकन पोइट जो है लुइस गल्फ युल्की, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, सॉरी मेरे को भी प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा है, इनके नाम भी काफ़ी अजीब होते हैं, ठीक है, एंड हैज़ वॉन 2020 नोबल लिटरेचर प्राइज़ उन्होंने जीता है, ठीक है। प्रीवियसली देखा जाए तो MS गल्फ जो है हैज़ वॉन अ प्लूटीजर प्राइज़ इन 1993 एंड नेशनल बुक अवार्ड भी उनको मिला था 2014 में। शी इज़ अ फोर्थ वुमेन टू विन अ ग्लोबल नोबल लिटरेचर प्राइज़ इन द पास्ट डिकेड। अभी वो फोर्थ वुमेन है जो अब तक नोबल लिटरेचर प्राइज़ में उनको जिला है, ठीक है। की पॉइंट देखा जाए द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, लोकेशन का है स्टॉकहोम स्वीडन में, प्रेजेंटेड बाय द स्वीडिश एकेडमी। अभी नेक्स्ट आंदोलन फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो लॉन्च हुआ है बाय द PM मोदी ने इन अ व्यू टू ऑफ अपकमिंग जो फेस्टिवल्स है या विंटर सीजन है एज वेल एज ओपनिंग ऑफ अ इकोनॉमी। ही अपील टू द पीपल टू यूनाइट टू फाइट द, उन्होंने अपील किया है पीपल को टू केम यूनाइट टू फाइट द कोरोना। ही अर्ज द पीपल टू ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर अ मास्क, उन्होंने कुछ बताया है, ठीक है, जो मास्क वेयर करना, हैंड वॉश, ठीक है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ठीक है, 2 गज की दूरी, ठीक है। द कंसंट्रेटेड एक्शन प्लान विल also be implemented by the central government ministries and the department and the state government and the union territories with the regional specific target communication in a high case load district, ठीक है, ऐसा बताएं, ठीक है। आंदोलन फॉर द कोविड-19 अप्रोप्रिएटेड बिहेवियर। नेक्स्ट इज एयरफोर्स डे, जैसे हम जानते हैं अक्टूबर 8 को मनाया जाता है, अक्टूबर 8 को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स इन इंडिया इज ऑफिशियली रेज्ड इन 1932, ठीक है, एंड सपोर्ट किसके सपोर्ट फोर्स बाय द रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इनके सपोर्ट्स के बाद ही ये रेज हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला है। एंड द फर्स्ट ऑपरेशन स्क्वाड्रम केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1933, पहला जो ऑपरेशन हुआ था बाय द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, 1933 को आया था। आफ्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द इंडियन एयरफोर्स केम टू बी कॉल एज अ रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन अ मिड 1940, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियन एयरफोर्स का जब पार्टिसिपेशन किया तो उसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1940 के टाइम पे उसको बोला जाता था। इन 1950 आफ्टर द रिपब्लिक केम इन बिंग इट इज़ बिकेम एज ए इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, जब रिपब्लिक मिला, ठीक है, जब हमारा सब कुछ मतलब इंडिपेंडेंस हुआ, बाद में हम रिपब्लिक हुए, ठीक है, तो इन सब के बाद में क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स करके उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स नाउ इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, देखा जाए तो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।